नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उनकी नई शुरुआत के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से मजाकिया अंदाज में कहा कि आज सभी छात्र दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं, लेकिन उनके मन में भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा मन में। पीएम मोदी ने कहा कि हर छात्र के मन में आने वाले कल की अलग अलग तस्वीर होती है। पीएम मोदी ने छात्रों के भविष्य का जिक्र करते हुए कहा कि किसी छात्र को अपनी पहली नौकरी और सैलरी का इंतजार होगा तो कोई स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहा होगा। वहीं कुछ छात्र आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का लक्ष्य बना रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हर छात्र का सपना और लक्ष्य अलग है, लेकिन सभी के मन में आज एक जैसा उत्साह है। उन्होंने छात्रों से आईआईटी दिल्ली में अपने पहले दिन को याद करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लगता होगा जैसे कल ही ओरिएंटेशन हुआ था और देखते ही देखते आज दीक्षांत समारोह का भी दिन आ गया। उन्होंने कहा कि आज से सभी छात्रों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और इसके पीछे टेक्नोलॉजी एक बड़ी वजह बन गई है। आने वाले 20 से 30 साल में दुनिया कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी बदलेगी, दुनिया बदलेगी, लेकिन इस बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ेगा जो लगातार सीखता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कई छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल मिले हैं। मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूं। हालांकि अगर उनमें कुछ और लड़कियां होती तो और भी अच्छा होता। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे उस पीढ़ी की मेहनत और कुर्बानी है। आज की चुनौतियां अलग हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी अलग हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि अगले 30 से 35 साल में वो जो भी काम करेंगे उसका असर विकसित भारत के सफ़र पर पड़ेगा। इसलिए उन्हें हर फैसला लेते समय ये सोचना चाहिए कि इससे देश को क्या फ़ायदा होगा और देश की कौन सी ज़रूरत पूरी होगी। आज हमारे युवा अपने लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो दुनिया के गिने चुने देश ही हासिल कर पाए हैं। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए। कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और झारखंड सरकार के मंत्रियों के पैनल के बीच पहले दौर की औपचारिक बातचीत शुरू होकर खत्म हो गई। हालांकि ये बैठक सकारात्मक रही, लेकिन फिलहाल आंदोलन खत्म करने पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। छात्रों की ओर से 10 से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रमुख छात्र नेता रविंद्र पासवान, राजेश प्रसाद आदि शामिल थे, ने वार्ता में हिस्सा लिया। वहीं हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों के एक पैनल ने छात्रों की मांगों को बेहद गंभीरता से सुना और उन्हें न्याय संगत बताया। बता दें कि छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच कराने और पूरी चयन प्रक्रिया में सुधार की मांग रखी है। वहीं छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगों को लिखित रूप से पूरा नहीं करती, उनका सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों की तरफ से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव की रणनीति पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए।
रमेश जी, रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलनरत है। छात्रों की सरकार के एक पैनल से मुलाकात भी हुई है, लेकिन जहां तक कहा जा रहा है कि ये मुलाकात सकारात्मक रही, पर अभी इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर किसी तरह की कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है आंदोलन को अगर उसको पिछले 2 दिनों से आप देखो तो इसमें भीड़ भी ज्यादा बढ़ी है और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हालांकि मना कर रहे थे, लेकिन उनके भी नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, उनके भी प्रतिनिधित्व जितने भी हैं वो पहुंच रहे हैं। पहले जंतर मंतर के आंदोलन से इसको जोड़ा जा रहा था कि वो बहुत ही हुड़दंगी उसमें थे, उत्पात मचा रहे थे, लेकिन कल जब ये नीता बोरा के ऊपर भी जब स्याही फेंकी गई है और कुछ इस तरह के आपराधिक तत्व भी लोग आ गए, तो मुझे लगता है कि जो ये प्रचार किया जा रहा था कि ये वास्तव में एक्चुअल छात्रों का आंदोलन है, लेकिन वैसा नहीं है। सेम दोनों का रूप एक ही है। अब बात आ जाती है कि सरकार झुक गई है, सरकार ने इनकी सभी बातें तकरीबन मान ली गई हैं और उनके 4 सदस्यीय एक शीर्ष जो मंत्रियों का दल है उसके लोगों से मिला दी है, लेकिन बात अभी पहले दौर में है और मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सकारात्मक कुछ चीजें निकलेंगी और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आंदोलन होते रहे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने भी शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? पढ़ाई नहीं करेंगे, वो छोटी मोटी या सभी मांगों को लेके बैठते रहेंगे और उसमें शासन प्रशासन पक्का व्यवस्था सब चरमरा जाएगी। जी बिल्कुल, और यही सवाल सबके जहन में भी है कि क्या इस तरीके के आंदोलन का रास्ता सही है? क्योंकि पहले जंतर मंतर पर हमने देखा कि किस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद बात की जाए तो संसद भवन के बाहर भी हम लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं। अलग अलग मांगों को लेकर विपक्षी दल जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। संसद के मकर द्वार पर भी हमने देखा कि किस तरीके से एक मार्च भी निकाला गया जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, पोस्टर लहराए गए। और ऐसे ही रांची में भी ये प्रदर्शन जो है छात्रों का वो लगातार उग्र रूप धारण करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई और स्थितियां जो है वो और ज़्यादा गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि सीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी रांची पहुंचकर वहां छात्रों से मुलाकात की है। यानी कहीं ना कहीं अगर सीजेपी का समर्थन भी इन छात्रों के इस आंदोलन को मिलता हुआ नज़र आता है तो फिर से एक बार जंतर मंतर जैसी स्थिति रांची में भी देखने को मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है इसमें मानवीय पहलू दोनों तरफ से है। आपने कहा कि ये इस तरह का चलन बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि हुकूमतें ऐसा काम क्यों कर रही हैं? हुकूमतें ऐसा क्यों छात्रों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में परीक्षाओं में धांधली, अनियमितता, पेपर लीक होना, ये चीजें रोके ना। अगर रोके तो छात्रों को क्या पड़ी है कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जंतर मंतर पे या झारखंड या देश के किसी भी राज्यों में और जगहों पे ये बैठे, नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ये दोनों जो आंदोलन हाल फिलहाल में हुए, एक हो चुका है और एक जारी है, ये आईना होना चाहिए सारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत के लिए, क्योंकि एनटीए बड़ी परीक्षा करवाता है। जो स्कूलों में दाखिला, कॉलेजों में दाखिला, पीयूटी से लेके, सैनिक स्कूल से लेके और आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, नीट वगैरह, इनकी सबकी करवाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षाएं होती हैं। इसमें एक बच्चा जब ताउम्र अपनी खपा देता है, मेहनत करता है और आखिर दिन पता चलता है कि उसकी मेहनत जाए चली गई और लीकेज हो गया और उस लीकेज को मानने के लिए राजी नहीं है, तब ये चीजें मुझे लगता है बेड़ा उठाया जाएगा। लेकिन ये माहौल जो बन गया है मुझे लगता है ये बहुत ही सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सही दिशा में तब जाएगा जब सरकारें इनसे कुछ सबक लेंगी। ये आईने के तौर पे उनको पेश कर पाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि भाई उनके विरोध में आपने इस्तीफा दे दिया तो उसकी खुन्नस आप बच्चों के ऊपर मुकदमा करके, बच्चों को प्रताड़ित करके, उनके पेरेंट्स को प्रताड़ित करके निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। इस्तीफा अगर हुआ है तो जायज मांगों पे हुआ है। रांची में जो बच्चे बैठे हैं वो भी अपनी जायज मांगों के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि आप भारत लेवल की परीक्षाओं की बात मत करो। यहाँ पे स्टेट लेवल की जितनी परीक्षा होती है
यूपीएससी हो जाती है, उसके बाद में पीसीएस सामने गएगा, जेपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, ये अलग अलग राज्यों की जितनी पीसीएस परीक्षाएं हैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट भी जब इससे इस तरीके से अनियमितताएं दिखाई देंगी, धांधलियां दिखाई देंगी, तो बच्चे रोस्ट होकर आपके खिलाफ बैठेंगे। यही कारण है कि वहाँ के झारखंड के बच्चे सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। अब इसमें जो लगता है, जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप राजनीतिक चश्मे से मत देखो। अब ये मत सोचो कि जंतर मंतर पे बैठे थे वो केंद्र सरकार के पक्ष में थे, भाजपा के खिलाफ वो माहौल बना हुआ था। अब झारखंड में बैठे हुए वो जेएमके के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है या किसी भी गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों के खिलाफ है। ऐसा नहीं होने चाहिए। जो मुद्दे जायज हैं तो उस पर आपको जवाबदेही आपकी होनी चाहिए, और जवाबदेही अगर नहीं है तो उस व्यवस्था से आपको हट जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि आज जो प्रतिनिधि मंडल था छात्रों का, उसने सरकार के 4 मंत्रियों के साथ बातचीत की है। बातचीत को सकारात्मक भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो मंत्री थे उन्होंने पूरे गंभीरता के साथ छात्रों की मांगों को सुना और न्याय संगत उन्हें करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ अभी फ़िलहाल ये जो आंदोलन है वो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक लिखित तौर पर उनको आश्वासन नहीं दिया जाता या उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वो इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे। और अगर ये आंदोलन कुछ और दिन चला तो इससे कहीं ना कहीं और जो छात्र हैं उनकी तबीयत बिगड़ने के भी आसार बढ़ते हुए नजर आएंगे और स्थितियां फिर से एक बार गंभीर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। देखिए, मुझे लगता है कि इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए छात्रों ने ही टेका उठाया है। अगर आप 10-12 सालों से जो देखो, विपक्ष पूरी तरीके से हताश, निराश और उनकी कमर टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डी उसको नहीं दिखाई देती है। लेकिन जो मुझे लगता है इन 3 सालों में, 20 सालों में जो विपक्षी पार्टियों ने नहीं करके दिखाया वो छात्रों ने करके दिखा दिया। और अगर आप आंकड़ों की बात करो तो मुझे लगता पूरे समूचे संसार में इस समय सबसे ज्यादा जेन जी और जेन अल्फा उसकी तादाद भारत में पाई जाती है, 42% है। अब इसकी ताकत को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं कि अभी तक तो ये क्या करते थे। अगर आप पश्चिम बंगाल का चुनाव छोड़ दें, उससे पहले 4-5 जो चुनाव हुए, दिल्ली का है, महाराष्ट्र का है और हरियाणा का है और बिहार का है, इन 4 राज्यों की अगर आप बात करो तो मुझे लगता पूरा एपिसोड आप अच्छे से समझ जाओगे। इन राज्यों तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सारी के सारा उनके एजेंडे में महिलाएं थी कि भैया वोटिंग सबसे ज्यादा महिलाएं बढ़ाती हैं। अगर वो चाहें तो चुनाव को किसी भी तरह घुमा सकती हैं। लेकिन जंतर मंतर का जो मैसेज पहुंचा उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां समझ गई कि नहीं, इस समय अगर सत्ता की बागडोर अगर है तो वो जेन जी अल्फा के पास है, तो इनको रिझाना चाहिए। तभी आप देखो, आज राहुल गांधी का गूंज प्रोग्राम प्रयागराज में हो रहा है, प्रधानमंत्री सब IIT दिल्ली में पहुंचे हुए दीक्षांत समारोह में, और उन्होंने सारे अपने सांसदों को एक नसीहत दी है कि जहाँ पे भी शिक्षण संस्थानों में जो भी प्रोग्राम हो आप उसमें शामिल हो और छात्रों से लगातार आप कनेक्ट होते रहो। तो ये छात्रों की ताकत ही तो है, छात्रों की एकता की ताकत ही तो है कि भैया ये सिर्फ छात्र नहीं है, इनके कांधों पे भविष्य की बागडोर है और ये जैसा चाहेंगे भारत को चलाएंगे। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छात्रों का प्रदर्शन रांची में लगातार देखने को मिल रहा है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज सरकार के 4 मंत्री छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ध्यानपूर्वक गंभीरता के साथ छात्रों की सभी मांगों को सुना और उन्हें न्याय संगत भी करार दिया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सकारात्मक ये बैठक रही है। लेकिन फ़िलहाल इस आंदोलन के ख़त्म होने को लेकर किसी भी तरह की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है और छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें सरकार पूरी नहीं करती तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बैरागढ़ चंबा मार्ग पर देवी कोठी के पास चालूज मोड़ पर करीब 22 यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में लगभग 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में चालक और परिचालक सहित करीब 22 लोग सवार थे। जैसे ही बस देवी कोठी के पास स्थित चालूज मोड़ पर पहुंची, अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी।
बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भी कई इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 64 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लैंडस्लाइड की 14 घटनाएं दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं मानसूनी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार को यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है। बंगाल और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है और 8 अगस्त को उड़ीसा में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक अगले कुछ घंटों में यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी कि शनिवार को मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, वाराणसी और प्रयागराज में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का अलर्ट है। 8 अगस्त को लखनऊ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बिहार के जहानाबाद, सारण, सिवान, बक्सर, गया, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर और लखीसराय में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 पर पहुंच गई है, जबकि 13 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.55 लाख हो गई है। शिवसागर, गोलाघाट, नागांव, होजाई, सोनितपुर, धेमाजी, दरांग, विश्वनाथ, कामरूप एम, लखीमपुर, उदलगुरी, जोरहाट और चराईदेव बाढ़ के पानी से प्रभावित रहे, जिससे 464 गांव प्रभावित हो गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, पूरे देश भर में बारिश का हाहाकार देखने को मिल रहा है। बारिश इस वक्त आफत बनकर बरस रही है। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भूस्खलन से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आवागमन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कई गांवों का मुख्य स्रोत से संपर्क टूट गया है और स्थितियां काफ़ी गंभीर इस वक्त नजर आ रही। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि देश भर में बारिश का कहर, कई राज्यों में जल भराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दरअसल देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश अब आफत बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक कई इलाकों में लगातार बारिश के चलते जल भराव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कहीं सड़कें पानी में डूबी हुई है, तो कहीं नदियां और नालों का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं भारी बारिश के बीच ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरीके से थमती दिखाई दे रही है। और सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली NCR के आसपास के जो राज्य हैं, जो दिल्ली से सटे हैं, दिल्ली में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में भी जलभराव देखने को मिला है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात काफी प्रभावित रहा और लोगों को लंबे समय जाम का सामना भी करना पड़ा है। NCR ग्रुप में भी बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हुई है और ट्रैफिक। तो अजीत से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। आपको बता दें कि लगातार पूरे देश भर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आसमानी आफत बरसती हुई दिखाई पड़ रही है। कई जगहों पर स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गई हैं। असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 464 के आसपास गांव प्रभावित हुए हैं। लोग कई जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो भूस्खलन की स्थितियां कई जगहों पर बनी हुई है, जिनसे संपर्क कई गांवों का कट गया है। आवागमन में भी लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ऑफिस टाइमिंग्स पर जाम की स्थितियां
देखने को मिल रही है और लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थितियां बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बारिश फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। अगले 3 दिनों तक कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। यानी फिलहाल किसी भी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।